नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कांडपाल। एनपीएस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ओ बहुगुणा तुम्हें बहुत सारा प्यार, क्या हैं जंगल के उपहार। मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये हैं जीवन के आधार। ये चंद शब्दों से गुथी मात्र कुछ पंक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि उस कठिन सवाल का बेहद ही सरल और सटीक जवाब है जिसे हम सब खोजना तो चाहते हैं, पर अफसोस अभी तक नहीं खोज पाए हैं। इन पंक्तियों में जगह जगह रखे गए ये शब्द शब्द नहीं बल्कि प्रकृति से स्वयं उपजा अनुभव है। एक ऐसा प्यारा अनुभव जो हमारी माँ, हमारी धरती माँ का और कोई नहीं बल्कि एक हिमनद रूपी गंगा पुत्र सुंदरलाल बहुगुणा ही कर सकता है। अफसोस और दुख आज ये कि वह हिमनद बिखर गया, धरती पुत्र चला गया, पर खुशी की बात ये कि वह टूट कर भी न जाने कितना पवित्र अनुभव और गहराई छोड़ चला गया। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा कल अपनी धरती माँ से शरीर रूप में विदा ले चुके हैं, पर शायद वे यहीं कहीं इस धरती पर समा गए हैं। 8 मई को पर्यावरणविद बहुगुणा को हल्के बुखार और कोविड लक्षणों के चलते एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। बीच बीच में उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ, लेकिन विगत 1 सप्ताह से वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर आ गए। जीवन भर संघर्षों के योद्धा ने 94 वर्ष की उम्र में भी जीवन संघर्ष जारी रखा, लेकिन आखिर में उनकी इससे मृत्यु हो गई। विशाल लेकिन बेहद ही सहज और सरल व्यक्तित्व वाले शख्स सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के सिल्यारा गांव में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन से ही वे सामाजिक कार्यों में लग गए थे। इतिहासकार शेखर पाठक की नज़रों में चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत होने से भी पहले वे मूल रूप से फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने ईमानदारी से सामाजिक बदलावों की मुहिम चलाने में सदैव दिलचस्पी ली और वे इसके लिए लोगों को जोड़ लेते थे। वहीं वे कहते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा में एक सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनकर्ता के अलावा एक और शख्सियत थी। वे अपने आसपास के इलाकों और उसके बदलावों पर लगातार लिखते रहते। धरती को जानने समझने के लिए वे लंबी पहाड़ी यात्रा किया करते। 1982 में उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक की ऐसी ही एक यात्रा की शुरुआत की। यह एक तरह से पूरे हिमालयी इलाकों को आपस में जोड़ते हुए उनकी समस्याओं पर बात करने की मुहिम थी। इसके बाद टिहरी डैम के विरोध का लंबा संघर्ष उन्होंने किया। ये बात और है कि सरकारों ने इस विरोध पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आम समाज की जागरूकता पर इन आंदोलनों का गहरा असर हुआ। इसलिए आज हम सब नानकमत्ता पब्लिक स्कूल व जश्न बचपन पर उनके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। आज उनकी मृत्यु पर उन्हें याद करना केवल श्रद्धांजलि देना मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके धरती के प्रति लगाव व उससे उपजे अनुभव को खुद से महसूस और यह समझने की कोशिश करनी होगी कि कुदरत का कष्ट कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा है। उसे जल्द समझा जाना चाहिए। क्यों उन्हें याद करना चाहिए? उनका आखिर ऐसा क्या योगदान रहा है इस धरती पर? ऐसी कुछ बातों को हम और अधिक विस्तार से जानेंगे अपने कुछ साथियों से। इन्हीं साथियों में से एक कृति अटवाल से। आइए सुनते हैं बहुगुणा जी के पर्यावरण के प्रति योगदान के बारे में। पर्यावरण के क्षेत्र में वे एक व्यक्ति नहीं बल्कि विश्वव्यापी विचार बन चुके थे। सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों का आलिंगन करने वाली पीढ़ी के एक नायक थे। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट जैसे चिपको आंदोलन के प्रणेताओं में से एक। 70 के दशक में पहाड़ में लकड़ी माफिया हरे भरे जंगलों को काट रहे थे। इसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और साथियों द्वारा शुरू किए गए चिपको आंदोलन के थिंक टैंक के रूप में बहुगुणा जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चिपको को सुंदरलाल बहुगुणा सरीखे आंदोलनकारियों की जमात ने इसे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रसिद्धि दिलाई। बहुगुणा जी और अन्य साथियों के सहयोग से हुए आंदोलन के तहत 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से चिपककर पेड़ों की कटाई पर रोक लगवाने में सफल हुई और उत्तराखंड के संघर्ष की पहचान देश दुनिया तक पहुंची।
उन्होंने आंदोलन को विस्तार तो दिया ही और इस जल, जंगल तथा जमीन को जीवन की सुरक्षा से जोड़ दिया। बहुगुणा जी के नाम दर्जनों आंदोलन हैं। उन्होंने जुल्म के खिलाफ गांधीवादी तरीके से कई आंदोलन किए। उनमें से एक प्रमुख आंदोलन टिहरी डैम निर्माण का विरोध भी है। वह बड़े बांध के खतरों को जानते थे, इसलिए टिहरी डैम के विरोध का लंबा संघर्ष उन्होंने किया। आम समाज की जागरूकता पर इन आंदोलनों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने 84 दिन लंबा अनशन भी रखा था। एक बार उन्होंने विरोध स्वरूप अपना सिर भी मुंडवा लिया था। टिहरी बांध के निर्माण के आखिरी समय तक उनका विरोध जारी रहा। उनका अपना घर भी टिहरी बांध के जलाशय में डूब गया। टिहरी राजशाही का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वह हिमालय में होटलों के बनने और लग्जरी टूरिज्म के भी मुखर विरोधी थे। महात्मा गांधी के अनुयायी रहे बहुगुणा ने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कई बार पदयात्राएं की। बहुगुणा जी का साफ मानना था कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का हिस्सेदार हम सभी को होना होगा। जब जल, जंगल, जमीन बचेंगे तभी प्राणी मात्र भी जीवन जी सकेगा। अभी साझा की गई जानकारी सुशील बहुगुणा जी की फेसबुक पोस्ट और हिमवार्ता पोर्टल से ली गई है। बहुगुणा जी ने पर्यावरण संबंधी व ऐसे ही अनेक सामाजिक आंदोलनों को सदैव गांधीवादी विचारधारा से लड़ने का प्रयास किया। आज़ादी के आंदोलन में वे गांधी के नेतृत्व में शामिल होकर उनकी सत्याग्रह की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। अब आइए सुनते हैं हमारे साथी प्रथम मित्तल से बहुगुणा जी की इसी गांधीवादी विचारधारा के बारे में। हमने ऐसे गांधीवादी व्यक्ति को खो दिया जो अपने शरीर को कष्ट देकर हमें पर्यावरण की महत्वता समझाते रहे। श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख नायक थे। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का एक आंदोलन था। इसमें वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए स्थानीय लोग पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए और रक्षाबंधन के त्यौहार की तरह स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों को लाल धागे से बांध दिया। संपूर्ण आंदोलन में किसी भी प्रकार के हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। स्थानीय लोगों के इस विनम्र आंदोलन ने लकड़ी माफियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बहुगुणा जी का ये गांधीवादी आंदोलन रूप काफ़ी सरल था, जिसने बड़ी कुशलता से लोगों का ध्यान पर्यावरण की बढ़ रही समस्याओं की ओर दिलाया। गांधी जी द्वारा की गई दांडी मार्च की ही तरह बहुगुणा जी ने कई पदयात्राएं की, जिसमें वह अपने विचारों व संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहे। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1981 से 1983 तक 5000 किलोमीटर ट्रांस हिमालयन मार्च निकाला। गांव-गांव का भ्रमण कर आंदोलन को मजबूत करने के लिए समर्थन जुटाए। परिणाम स्वरूप उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए 15 साल तक पाबंदी लगाई गई। उनका शांतिपूर्ण आंदोलन और सत्याग्रह का पालन उन्हें एक सच्चा गांधीवादी के रूप में दिखाता है। गांधी जी अक्सर कहा करते थे, पृथ्वी के पास हमारी ज़रूरत के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं। गांधी जी के विचारों का पालन करते हुए श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने एंटी टिहरी डैम प्रोजेक्ट जैसे आंदोलन भी किए। सत्याग्रह के रास्तों पर चलते हुए लगातार भागीरथी नदी के किनारे पर भूख हड़ताल पर बैठे रहते थे। 1995 में उन्होंने 45 दिन की भूख हड़ताल की घोषणा की। जब उन्हें अपना यह प्रयास कमज़ोर होता दिखाई पड़ा, तब उन्होंने राजघाट पर आकर दोबारा 74 दिनों के लिए अन्न जल त्याग दिया। सुंदरलाल बहुगुणा विकास के उस मॉडल के विरोधी थे जो विकास के नाम पर सिर्फ प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हैं, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा होते हैं। नदियों को बांधकर बनाए जाने वाले बड़े बड़े बांध, अंधाधुंध जंगलों का दोहन और विकास के नाम पर संवेदनशील हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र की अवहेलना करना उनकी प्रमुख चिंताओं में से एक था। साझा की गई जानकारी द हिंदू व इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। गांधीवादी विचार व पर्यावरण के प्रति सजग और संवेदनशील होने के साथ साथ समाज और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर वे कितने सक्रिय थे, आइए सुनते हैं हमारी साथी रिया चंद से। सुंदरलाल बहुगुणा जी पर्यावरण के प्रति जितने सजग और संवेदनशील थे, उतने ही समाज और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी सक्रिय थे। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में
यात्राएं की। इससे उनकी सामाजिक आंदोलन की समझ को विस्तार मिला। पहाड़ी क्षेत्र के बाशिंदे होने के कारण अब उनकी प्राथमिकताएं पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याएं थीं। उन्होंने समाज में फैली जाति प्रथा और भेदभाव पर भी हस्तक्षेप किया। उत्तराखंड के जिलों में दलितों के मंदिर प्रवेश से लेकर उन्हें पढ़ाई के मौके दिलाने तक का काम उन्होंने बखूबी किया। सुंदरलाल बहुगुणा जी लोगों को मुद्दों से जोड़ते और उनके प्रति जागरूक करते थे। वे इसके लिए युवाओं से संवाद करते और उनकी बातचीत सुनते थे। 1973 का चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने का अहिंसक आंदोलन था, लेकिन आंदोलन को महिलाओं की अत्यधिक भागीदारी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उस समय में जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी वर्जित था, तब सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हजारों पहाड़ी महिलाओं को चिपको और बीज बचाओ आंदोलन जैसे जन आंदोलनों से जोड़ा। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही, साथ ही समाज में अपने ओहदे के प्रति दृष्टिकोण भी बदला। वे अक्सर अपने आसपास के इलाकों और उसके बदलावों पर लिखते रहते थे। दैनिक हिंदुस्तान के लिए उन्होंने नियमित लिखा और उनके लिखे लेख दस्तावेज की तरह हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी और लोगों को जागरूक करते रहे। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपनी पत्नी विमला जी और दूसरे तमाम साथियों के साथ मिलकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष को मजबूत बनाए रखा। अभी साझा की गई जानकारी जाने माने पर्यावरणविद शेखर पाठक जी के लिखे लेख से ली गई है, जो BBC हिंदी न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित हुआ है। सुंदरलाल जी को पर्यावरण संबंधी व ऐसे ही अनेक सामाजिक आंदोलनों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऐसे ही कुछ ख्याति और पुरस्कारों के बारे में बता रही हैं हमारी साथी गुरप्रीत कौर। सुंदरलाल बहुगुणा जी के अद्भुत काम और उनकी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को देखकर उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण आंदोलन से प्रभावित एक अमेरिकी संस्था रेट ऑफ नेचर ने 1980 में बहुगुणा को पुरस्कृत किया। 1981 में पद्मश्री, 1986 में जमनलाल बजाज पुरस्कार और 2009 में पद्म विभूषण से उनके काम को नवाजा गया। 1981 में जब भारतीय सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री दिया जा रहा था, तब उन्होंने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि जब तक जंगल कटना नहीं रुकेंगे, मैं इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं करूँगा। पुरस्कार चाहे उन्होंने अस्वीकार किया, पर पर्यावरण को बचाने में कभी पीछे नहीं हटे। चाहे वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनके पर्यावरण के प्रति विचार और उसे बचाने के लिए किए गए प्रयास इस दुनिया के साथ हमेशा रहेंगे। अभी साझा की गई जानकारी न्यू इंडियन एक्सप्रेस और हिलवर्टा पोर्टल से ली गई है। आखिर सुंदरलाल बहुगुणा जी की क्या रही विरासत और लोकप्रियता, इसके बारे में बता रही हैं हमारी साथी आंचल जोशी। प्रकृति प्रेमी व जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी को 1970 के दशक में हुए चिपको आंदोलन से प्रसिद्धि मिली। पर्यावरण को बचाने के उनके प्रयासों को लोकप्रियता मिलने लगी थी। उन्होंने टिहरी के आसपास के इलाके में शराब की दुकानों के खिलाफ मोर्चा निकाला, जिस वजह से महिलाओं का भी उन पर भरोसा बढ़ने लगा। 26 मार्च 1974 तक चमोली जिले की ग्रामीण महिलाओं को उन पर इतना भरोसा हो गया था कि जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए, वह सभी पेड़ों को गले लगाकर खड़ी हो गई। यह विरोध प्रदर्शन तुरंत पूरे देश में फैल गए। बहुगुणा जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों की खासियत उनमें महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी थी। पत्रकार सुशील बहुगुणा जी कहते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा के देह त्यागने के साथ ही आज जैसे एक हिमयुग का अंत हो गया, लेकिन वास्तव में देह तो उन्होंने दशकों पहले तब ही त्याग दी थी जब हिमालय और नदियों की अक्षुण्णता बनाए रखने और बांधों को उन्हें न जकड़ने की मांग को लेकर
उन्होंने लंबे सत्याग्रह और उपवास किए। प्रकृति की खातिर तभी वो विदेह हो चुके थे। अपने शरीर को कष्ट दे ये समझाने की कोशिश करते रहे कि कुदरत का कष्ट कहीं ज़्यादा बड़ा है, उसे जल्द समझा जाना चाहिए। उनके यही काम हम सभी के दिल में कुछ यूँ बस गए हैं कि उन्हें भुलाना नामुमकिन सा लगता है। उनके विचार और कही कही बातें हमारे और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए विरासत हैं। साझा की गई जानकारी नवभारत टाइम्स के एक लेख से ली गई है। आइए अंत में इस बात पर विचार करें कि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा पर्यावरण संबंधी आंदोलनों तथा प्रयासों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। आखिर हमें ऐसे ही प्रयासों तथा आंदोलनों की तत्काल ज़रूरत क्यों है। हमारी साथी दीपिका बोरा इसी प्रासंगिकता के बारे में विचार कर रही हैं। मार्च के तीसरे सप्ताह में 40 डिग्री तापमान और ये बेमौसम बारिश सीधा पेड़ों की बेतरतीब कटाई का नतीजा ही तो है। आज जिस तरह विकास की दौड़ में पर्यावरण संरक्षण कई मील पीछे छूटता दिख रहा है, आने वाले भविष्य पर खतरे के बादल आंधी का रूप लेने लगे हैं। इन सब बातों के लिए वह हार्ड मांस और मजबूत इरादों वाला व्यक्ति तब भी बोलता रहा और अब भी एक विचार बनकर बहता रहेगा और लोगों में प्रेरणा का दिया जलाता रहेगा। आज से लगभग 5 दशक पहले सुंदरलाल बहुगुणा उन शक्तिशाली लोगों के खिलाफ खड़े हुए जिनके लिए अपने लालच के खातिर पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने ही चिपको आंदोलन की नींव रखी और असंख्य पेड़ों को बचाने के साथ साथ लोगों में उस चेतना को भी बचाया जो अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक थी। आज से 50 साल पहले जब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन असंख्य पेड़ों को गले लगाया, तो क्या आज हम अपने आंगन में या गमले में केवल एक पेड़ को गले नहीं लगा सकते। वह हमेशा कहते थे कि इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, यानी कि पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। हमें आज तक इस बात का ज़रा इल्म भी नहीं कि अब तक कितने बेजुबान हमने इकोनॉमी की बलि चढ़ा दिए हैं। कभी बड़े बांधों के नाम पर गांवों के गांव, जंगल के जंगल डुबा दिए, तो कभी रात के अंधेरे में प्राणवायु के स्रोतों को कुचल दिया। बहुगुणा ने टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में भी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने 84 दिनों का उपवास रखा था और उस परियोजना के विरोध में अपना सिर तक मुंडवा लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि इसका पर्यावरण और लोगों के जीवन में क्या असर पड़ेगा। लोगों में फैल रही नफरत जब खून की प्यासी भीड़ की शक्लें ले लेती है, तब भी बहुगुणा याद आते हैं, क्योंकि उस समय में जब जाति भेद आम बात थी, तब भी उन्होंने अपनी पत्नी विमला जी के साथ, जो उनके अपने शब्दों में उनकी सबसे मजबूत प्रेरणाओं में से एक थी, स्वतंत्रता आंदोलन और अस्पृश्यता और जातिवादी के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। आज जब वह व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें केवल एक याद नहीं बनने देना, बल्कि एक विचार और कर्म बनाकर अपने पर्यावरण को उतने ही स्नेह से गले लगाना जितना कि उन्होंने लगाया था। इस लेख की जानकारियाँ विकिपीडिया तथा अर्बन अपडेट वेबसाइट से ली गई हैं। भले ही आज इस महान व्यक्तित्व का देह हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। उस समय जब हमारी धरती खुद को हम मनुष्यों के कर्मों से बचाने की गुहार लगा रही हो, तब सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसे लोगों के विचारों पर अमल करने की ज़रूरत है। यह समय है अपनी प्रकृति के लिए और संवेदनशील होने का। आइए कुछ यूं ही हम उस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करें।